नमस्कार, मेरा नाम है शुभदा। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी और अर्जुन फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वयं सिद्धा के दूसरे एपिसोड में। शुरू करने से पहले हमारे मीडिया पार्टनर 10 न्यूज़ का उल्लेख करना चाहूंगी। 10 न्यूज़ के पाठकों और दर्शकों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल द्वारा वीडियोस भी महीने में औसत 30 लाख लोग देख रहे हैं। धन्यवाद 10 न्यूज़। स्वयं सिद्धा ब्रेन चाइल्ड है मिसेस हिमांगी सिन्हा का। मिसेस हिमांगी सिन्हा अर्जुन फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन है। अर्जुन फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट और यूथ काउंसलिंग की दिशा में प्रयास ले रहे हैं। पैंडेमिक के दौरान इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर्स, ड्राई राशन और एसेंशियल गुड्स पहुंचाए हैं माइग्रेंट लेबरर्स तक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के उन लोगों तक जिनकी नौकरियां चली गई। साथ ही साथ अलग-अलग क्षेत्रों में कपल काउंसलिंग के द्वारा घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस को होने से बचाया है। आपका स्वागत है हिमांगी मैम। थैंक यू। हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मोरे। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मोरे आईएफएस हैं। ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं। कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैडिसन स्क्वायर गार्डन का इवेंट कोऑर्डिनेट किया था। इन्हें यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करने का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली ये प्रभास प्रवासी भारतीय अकेडमिक और एंड साइंटिफिक संपर्क के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। पब्लिक सर्विस में अनेक योगदान और उपलब्धियों के अलावा ये सोशल वर्कर है, रिनाउंड ऑथर हैं और ओरेटर हैं। पैंडेमिक के दौरान इन्होंने मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी शुरू किया था ताकि लोगों को इस मुश्किल दौर में आशा की एक किरण दिखाई दे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। स्वयं सिद्धा स्वयं सिद्धा ऐसी महिलाओं की यशोगाथा है जिन्होंने ना केवल खुद का बल्कि औरों का जीवन भी साध्य किया है। खुद के बलबूते पर सिद्धि पाई है, हमें एक नई प्रेरणा, आत्ममंथन और आत्मचिंतन का स्रोत दिया है। इच्छा शक्ति और आत्मबल के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी साध्य कर सकते हैं, इसका उदाहरण रखा है। These women have been exceptional. They have navigated reality and managed to uplift themselves as well as others. हमारे साथ आज ऐसी स्वयं सिद्धा है पद्मश्री अवार्डी सोशल एक्टिविस्ट सुनीता कृष्णन मैम। सुनीता कृष्णन मैम का सोशल वर्क में योगदान 8 साल की उम्र से शुरू हो गया था, जब इन्होंने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया। 12 साल की उम्र की होने तक ये आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए स्कूल चला रही थी। सुनीता कृष्णन मैम खुद एक रेप सर्वाइवर हैं। 15 साल की उम्र में जब ये एक नो लिटरेसी कैंपेन में काम कर रही थी, तब ये गैंग रेप का शिकार हुआ। इनके आगे का जिंदगी का सफर इसी घटना ने तय किया है। आज सुनीता कृष्णन मैम प्रज्वला इस संस्था की सह संस्थापक हैं। प्रज्वला रेप विक्टिम्स और उनके बच्चों का पुनर्वास करने का प्रयास कर रहा है। प्रज्वला का एम है रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन। और ये सब वो कैसे करते हैं? मॉरल सपोर्ट, लीगल, फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट के द्वारा। आज तक प्रज्वला इस संस्था ने 12,000 से ज्यादा औरतों का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन किया है। साथ ही साथ प्रज्वला सेक्स ट्रैफिक्ड ये सब प्रज्वला सेक्स ट्रैफिक विमेन के लिए करता है। इस एनजीओ के स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी ट्रैफिकिंग शेल्टर है। प्रज्वला के सेकेंड जनरेशन प्रिवेंशन प्रोग्राम ने सेक्स वर्कर्स के हजारों बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में जाने से बचाया है। इनके शेल्टर में काफी सारे बच्चे और एडल्ट्स एचआईवी पॉजिटिव भी हैं। ये सब जो मैंने आपको बताया है सुनीता कृष्णन मैम के बारे में, ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है
कि सुनीता कृष्णन मैम सोशल पॉलिसी और लीगल एडवोकेसी लेवल पे भी काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि वे गवर्नमेंट और पुलिस के साथ डायरेक्टली काम कर रही हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम इस शो पर। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। सुनीता मैम, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें मैंने सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के बुलेट पॉइंट्स कवर किए हैं। आपका सफ़र और उस सफ़र के माइलस्टोन्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो आपका सोशल वेलफेयर का सफ़र रहा है, उसके बारे में हमें बताइए। शुभदा, एक तो ये बता दूं कि जो भी माइलस्टोन्स और बुलेट पॉइंट्स आपने बताए हैं करीबन 10 साल पुराना है। तो यानी विकी में और क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में वो अपडेट नहीं हुआ है। आज की तारीख में हम लोगों ने कोई करीबन 23,500 बच्चों को और औरतों को वेश्यावृत्ति से मुक्त किया है। तो सेक्स ट्रैफिकिंग में 12,000 से हम 23,000 तक पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने बताया कि मेरी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई थी जो मैं मानती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। और मैं मानती हूँ वो एडवर्सिटी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, ये समझने के लिए कि समाज किस तरह एक लैंगिक पीड़ित महिला के साथ या लड़की के साथ व्यवहार करता है। पहली बार मुझे समझने को मौका मिला कि क्या होता है ये मार्जिनलाइजेशन, क्या होता है स्टिग्मा, क्या होता है किसी को तुम आप अपने अपने मानसिक रूप से निकाल के फेंक देते हो, उसका मतलब क्या होता है, उसका फील क्या होता है। और वहां से एक चिंगारी मेरे अंदर निकली कि मेरे को मेरी अपनी आगे की जिंदगी जो भी है, जितनी भी मेरे लम्हे हैं, मेरे जितनी भी मेरी सांसें हैं, मैं इस तरह का एक जो क्राइम है जो संगठित रूप से चलता है या असंगठित रूप से चलता है, उसको खत्म करने के लिए मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। और मैं एक ऐसा सपना देखती हूँ, एक दुनिया का जहाँ पे किसी महिला के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, कोई इंसान के ऊपर कोई किसी भी तरह का लैंगिक शोषण ना हो, क्योंकि मैं मानती हूँ दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एनी ह्यूमन बीइंग कैन गो थ्रू। तो वहां से एक शुरुआत हुई और उसके बाद मेरा ये मानना है कि जैसे ही मेरा रास्ता मैंने तय किया, फिर पूरा यूनिवर्स ने मेरे को मतलब मेरा साथ दिया उस रास्ते में मुझे चलने के लिए। मुकाम में हर कोई स्टेप्स जो भी आए, वो इस तरह के स्टेप्स आए जिसने मुझे तैयार किया। 15 साल की उम्र में जब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, उसके बाद मुझे काफी सारे डिसीजंस लेने पड़े कि आगे की जिंदगी कैसे करूंगी, पढ़ाई कैसे करूंगी और खुद अकेले कैसे अपनी जिंदगी को लेके जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे गए, मैंने अपना मास्टर्स समाज सेवा में कंप्लीट किया, मास्टर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मिलेंस मूवमेंट में उतरी, जहां पर मुझे मिस वर्ल्ड पेजेंट बोल के एक बहुत बड़ा जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ पे औरतों के शरीर को हम एक ऑब्जेक्ट जैसा देखते हैं कि भाई ये है सुंदरता की मान्यता, उसका मैंने विरोध किया। और विरोध थोड़ा मतलब भयानक ही विरोध था कि मुझे जेल जाने की भी जरूरत पड़ी। और जब मैं जेल गई तो मुझे समाज से सही में बहिष्कृत होने का एहसास समझ आया। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दो चीजें जो मेरी जिंदगी में हुई, ये दोनों मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस थे। क्योंकि आज मैं अगर इतनी बड़ी रिहैबिलिटेशन होम चला पा रही हूँ और मेरे बच्चियों को और लड़कियों को न्याय दिलाने में सक्षम हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं खुद समझ के आई हूँ कि वो बहिष्कार का मतलब क्या होता है। जब पूरा समाज, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, आप सब आपका कंप्लीटली बोलते हैं कि हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। जेल जाने पे मुझे वो एहसास भी हुआ, विच बिकेम माय फाउंडेशन, मेरी बुनियाद बनी मेरे काम के लिए। क्योंकि उन बुनियादों से बनी है। आज जब आप मेरे शेल्टर को देखेंगे तो आप
मैं बहुत 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 मेहनत हमने की है, हमारे थेरेप्यूटिक कम्युनिटी बुलाते हैं हम, शेल्टर नहीं बुलाते हैं, उसे जेल जैसा नहीं बनाना है, उसमें एक लिबर्टी लानी है, डिग्निटी लानी है, क्योंकि मुझे मेरे मेरे अंदर जो छोटे छोटे चीजें जो रह गए हैं जेल के आवाज से, लाइन में खड़े होना, खाना लेना, नंबर से बुलाया जाना, यू नो, वहां पे मुझे समझ आया कि अगर हम किसी को कस्टोडियली रखते हैं तो शायद हम उसका आत्मविश्वास सब कुछ खत्म कर सकते हैं, और उसके साथ बाहर समाज में जब उसका बहिष्कार किया जाता है तो उसके सामने कोई आशा की कोई चिंगारी नहीं रहती है, नथिंग, देयर इज नो रे ऑफ होप एट ऑल। तो आज जब हम लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं और बतौर पुलिस के साथ रेस्क्यू करते हैं और कोर्ट के माध्यम से हमारे होम में ला रहे हैं, हम भी एक कस्टोडियल एनवायरनमेंट में लड़की को ला रहे हैं। तो एक कस्टोडियल एनवायरनमेंट में अगर उसका पुनरावास करना है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें, ये मैंने खुद अपने अनुभव से सीखा। आज बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। प्रज्वला मैंने 1996 में शुरू की, इनफैक्ट ये साल हमने 25 साल पूरे किए, और 25 साल में एक छोटी सी शुरुआत थी कि बच्चों को, जो एक लाल बत्ती इलाका को बंद किया गया था, वहाँ के बच्चों को बाहर उठा के हमने एक छोटा सा एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया था। वहाँ से जो शुरू हुआ है कहानी, वो धीरे धीरे रेस्क्यू में बदली, उसके बाद रिहेबिलिटेशन में गया, और आज हम ऐसे मुकाम में पहुंचे हैं जब हमने हजारों बच्चों को वहां से, उस रास्ते से जाने से बचाया है। 23,000 से ज्यादा लड़कियों को उन जगहों से विमुक्ति दिलाई है, और उन्हें एक जीने के नए उपाय दिखाए हैं, नए रास्ते दिखाए हैं। और हमारा जो भी अनुभव है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको सरकार के सामने रखकर कि देखिए ये भी एक रास्ता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुभदा हमारी जिंदगी में ये था कि समाज की एक सोच है कि ये इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, और वेश्यावृत्ति के बारे में हम बात करते हैं तो समाज की एक सोच है कि ये इट्स अ नेसेसरी इविल, ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। वही समाज के लोग जब सरकार में भी बैठ जाते हैं तो वही सोच चलती है। तो एक विकल्प दिखाना बहुत जरूरी है कि ये बंद हो सकता है। तो आज मैं प्रज्वला, जो मैंने जो संस्था की स्थापना की है ब्रदर जोस के साथ, वो एक विकल्प है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है पॉजिटिविटी का, कि आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, समाज की इस धारा को आप बदल सकते हो। और हमने उसको प्रूव करने के लिए छोटा मोटा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया, बहुत बड़े स्थाई में दिया है। आज की तारीख में हमारी शेल्टर में करीबन 600 विक्टिम्स हैं, जो बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। तो एक इतना बड़ा हम लोग एक छोटा मोटा गांव चलाते हैं, तो उसमें हमने ये दिखाया है कि ये भी पॉसिबल है। पर ये पॉसिबल तभी होता है जब हमारा विल बनता है उसको करने के लिए। दूसरा, हम उस विल को आगे लेके जाते हुए स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं कि भाई इस नए नए तरीके से किया जा सकता है। एंड स्काई इज द लिमिट यार। हमें कोई जरूरत नहीं है कोई वायलेंस को या किसी अन्याय को या किसी गलत चीज को टॉलरेट करने के लिए। पर जरूरत ये है कि ना बोलने की क्षमता आनी है, और ना बोलने की क्षमता के साथ साथ अब सही करने के माध्यम क्या हैं वो दिखाने का एक गुरूर और एक जज्बा, ये दोनों अगर होता है तो द स्काई इज द लिमिट टू पॉसिबिलिटीज। सर अच्छा, okay. Let me go back to the days when you traveled with your father, who was at the Survey of India, perhaps. Did those impressions, number one, what were your impressions of India when you, and did it in any way help you evolve, in building your ideas later on? This is entirely a different part of your life when you saw India from the windows of trains and maybe car. Sir, I think मैं आज जो भी हूँ is because of my childhood. हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग बात जब कर रहे थे, my identity as an Indian came because of my upbringing.
मेरे डैडी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, सर्वे ऑफ इंडिया में थे, तो वी ट्रैवल एवरी 2 years क्योंकि डैडी का ट्रांसफर होता था। तो टिल माय 15th ईयर मेरा एक ही आइडेंटिटी था, इंडियन का। तो मैंने हम लोगों ने करीबन 9 भाषाएं सीख ली थी। और जहाँ पे भी रहते थे, जैसे डैडी का ट्रांसफर हुआ था भूटान में तो मुझे ऐसा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं केरला की हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ इंडियंस थे। और तो इंडियन कल्चर का मतलब था दिवाली, इंडियन कल्चर का मतलब रमजान, इंडियन कल्चर का मतलब क्रिसमस, इंडियन कल्चर का मतलब सब इंडियन सब चीज के लिए आ जाते थे। तो इंडियन वाज ऑल दैट। बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ जब मैं कॉलेज पहुंची कि जो मैं सोचती हूँ इंडिया के बारे में, दुनिया वैसे नहीं सोच रही है। और मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं तेलंगाना में या आंध्रा में पहली बार आई, तो मुझे आउटसाइडर जब बुलाया गया, मुझे अजीब लगता था कि ये मैं कैसे आउटसाइडर हूँ, मैं इस देश के हूँ और इस देश के अंदर ये बॉर्डर कैसे आ गया। और मैं जब केरला जाती हूँ वहां पे भी मैं आउटसाइडर हूँ क्योंकि मैं बाहर पढ़ी हूँ। तो आई थिंक आई एम अ वेरी रिच इंडियन सर, और रिच इंडियन, टॉलरेंट इंडियन, एंड आई थिंक एनकम्पासिंग इंडियन, क्योंकि क्या बात। हर चीज के लिए मेरे पास जगह है। आज प्रज्वला की संस्था में हम लोग उतना ही ईस्टर मनाते हैं जितनी दिवाली मनाते हैं, और उतना ही माने कि हम लोग इफ्तार मनाते हैं और दुआ पढ़ते हैं या फातिहा दिलाते हैं। और वो दिखावा नहीं है, वो दिल से आ रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हम सब वही हैं। एंड द मीनिंग ऑफ बीइंग अ हिंदू आल्सो सर, मेरे ट्रैवल से मुझे समझ आया। और मुझे समझ आया कि हिंदू का नाम श्री कृष्ण और राम नहीं है। हिंदू का नाम सहिष्णुता है, हिंदू का नाम प्यार है, मोहब्बत है, कंपैशन है। ये सब चीजें शायद मेरे अर्ली अपब्रिंगिंग की वजह से और मेरे डैडी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का बहुत उसका श्रेय जाता है सर। राइट, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि हमेशा हमारे बच्चों को या कॉलेज गोअर जो स्टूडेंट्स हैं उनको देश में सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी भी पहली बार आए दक्षिण अफ्रीका से, तो गोखले जी ने उनको कहा जाओ पूरे 2 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर पूरा देश देखो। मुझे लगता है बहुत उसमें संदेश है, ये है कि रियलिटी जानो। रियलिटी ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं बनती है, रियलिटी बनती है जब आपके पाँव जो है जमीन को लगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी इसी वजह से शायद सिर्फ 15 साल की उम्र में आप दलित बस्ती में जाके आपने न्यू लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि जनरली एट द एज ऑफ 15 कोई जाके इस तरह से पढ़ाएं हमारे सुनने में नहीं आता है। और अक्सर पढ़े लिखे बच्चे जो आज के मैं देखता हूँ सोशल कॉज से काफ़ी दूर रहते हैं, आईफोन से, आईपैड से और फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत होने के बाद मुझे लगता है कि ज़िंदगी की जो असली इश्यूज़ है उनसे दूर रहना। तो ये व्हाट ब्रॉट यू क्लोज टू द रियलिटी? ज़मीन पर आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, वो भी दलित बस्तियों में? क्योंकि अक्सर लोग नहीं सोचते इस तरह से। क्या था परिवर्तन आपका मन का कि जो आपको वहाँ ले गया? सर कुछ एक चीजें तो मैं कहूँगी कि शायद प्रोविडेंस है। वैसे मेरा या ननिहाल या मेरा जन्म ऐसे किसी फैमिली में हुआ नहीं जहाँ पे समाज सेवा या समाज के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मेरे फादर एक फर्स्ट जनरेशन लिटरेट पर्सन है, और उनका फैमिली और उनकी सोच या मेरी मम्मी के साइड की सोच ये था कि अच्छा पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब पाओ, आगे बढ़ो। तो अपने बारे में सोचने का ही एक रास्ता बनता था। शायद मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान, अगर आप विश्वास करते हैं भगवान को, कुछ लोगों को किसी पर्पस के लिए लाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ क्वालिटीज थे ये शायद 3 साल की उम्र से शुरू दिख गए। मैं जब मेरा जन्म हुआ था मैं डिजेबल्ड बॉर्न हुई थी, मेरा पैर पूरा टर्न था और करीबन काफ़ी साल मेरे पैर का प्लास्टर्ड था मेरा पैर, तो लंगड़ा के चलती थी। और मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं बहुत अलग किस्म की बच्ची थी, क्योंकि
वो प्लास्टर डालने में, निकालने में बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं रोती नहीं थी। और जो नर्सेस थे और जो साथ में थे वो लोगों के चेहरों में ये होता, तो मैं हाथ पकड़ती थी, उनको बोलती थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। तो एक उस तरह के एक थिंकिंग से जब मैं 3 साल की थी, किंडरगार्टन जाती थी, घर वापस आने के बाद मेरे घर के पास के जो लोग हैं जिनके डोमेस्टिक वर्कर्स के बच्चे हैं, उनके बच्चों को मैं बैठ के, मेरे डैडी ने जो स्लेट दिया था उसमें मैंने जो भी स्कूल से सीख के आया है मैं उनको सिखाती थी। तो तब उस जमाने में लोग बोलते थे कि ये टीचर बनेगी, मतलब टीचर टीचर खेलने का इसको बहुत शौक है, क्योंकि मैं टीचर टीचर ही करती थी। फिर थोड़े दिन के बाद ये राइट और रॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना। तो मैं बहुत दादियों के जैसे बात करती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर 6 और 7 साल की उम्र में मुझे दादी माँ बुलाती थी कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं ना, उम्र से ज्यादा बात करती हैं। अब फिर शायद 6-7 इयर्स में समझ आ गया कि मैं इन सबके साथ मिल रही नहीं, मैं सबके साथ हंस कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे विचार इनसे मिल रहे नहीं है। तो शायद इसीलिए मैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और मेंटली चैलेंज बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, और मुझे बस बात करके खेल के टाइम पास करने में भी कोई कोई खास फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, उस समय मेरे को डांस अच्छा लगता था, मेरे प्लास्टर्स उतर गए थे, डांस को मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने उनको डांस करना सिखा दिया। फिर मेरे को जब ऐसे 10 साल 11 साल की हो गई, तो मुझे लगा कि भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ वो नहीं जा रहे हैं, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपना पहला स्कूल शुरू किया। एंड सर उस जमाने में मेरे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते थे, तो मैं स्कूल जाती थी, वापसी में मेरे स्कूल बैग्स के साथ ही आती थी। वो बस्ती वालों ने एक रूम दिया था, वहां पे बच्चे आते थे। तो भाई 12 साल की उम्र में आई वाज क्वाइट इंटेलिजेंट, मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया। तो जितना मैं अंदर घुसी उतना मुझे समाज के अंदर जो फ्रैगमेंट्स हैं दिखने शुरू हुए, एंड दैट बॉदर्ड मी। बहुत बॉदर करता था कि क्यों लड़के और लड़की के बीच में इतना व्यत्यास है। बॉदर करता था कि क्यों एक ही बस्ती में कुछ लोग वहां रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। क्यों ये मैं कहीं जाती हूँ तो कौन क्यों नीचे बैठते हैं, क्यों उनको उस तरफ बैठाया जाता है या इस तरफ बैठाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे। और इसीलिए मुझे जब मेरे को गांव के अंदर घुसने का एक मैंने इनरोड बनाया 15वीं साल में, मेरे को अब ऑटोमेटिकली मैं जो थे जिनके पास था उनके पास नहीं गई, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हीं के पास मैं पहुंच गई, और जिनके पास नहीं था वो सामाजिक रूप से भी नहीं थे, वो दलित थे। तो उसका उसका कितना बड़ा ये है उस समय समझ नहीं आया, लेकिन जब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, उस टाइम में मुझे समझ आया कि लोग चेंज को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, और कभी लोग ड्रास्टिकली और वायलेंटली भी एक्ट करते हैं कि भाई ये औरत या ये इंसान या ये ह्यूमन बीइंग ऐसा कुछ कर रहा है जो इस सबको तोड़ सकता है, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मेरे ऊपर हजारों इस तरह के मेरे को तोड़ने के वार चले, लेकिन जितने चले हर बार जो वार हुआ, जितने बार मुझे तोड़ने की कोशिश की उतना मैं और स्ट्रॉन्ग बनती गई और शक्तिशाली बनती गई। ये शायद प्रोविडेंस है। तो शायद ऊपर ऊपर कोई लीला चल रहा है जिसने डिसाइड किया कि भाई इसको हम टूटने नहीं देंगे। तो दे पुट द राइट काइंड ऑफ आइडियाज इन माय माइंड। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे घर में या मेरे फैमिली में कोई ऐसा कोई मेंटर नहीं था, लेकिन अगर आज मैं करीबन 49 इयर्स की हो रही हूँ, अगर मैं अभी सोचती हूँ तो शायद वो मेंटर्स थे, क्योंकि किसी ने मेरे कोई भी रास्ते में अड़चन नहीं लगाया। मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा कि क्यों दलितों के गांव में जा रही हो या तुम क्यों इस बच्चों के लिए कर रही हो। वो बस खुश थे कि भाई क्लास में फर्स्ट आ रही हो, ठीक है भाई आप समाज सेवा कर रहे हो करते जाओ, बेस्ट गाइड फैंटास्टिक नो प्रॉब्लम। किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए।
और जब मेरे साथ मेरा हादसा भी हुआ, उसके बाद मैंने ये रास्ता चुना। शायद वो मेरे से बात नहीं करते थे, शायद वो अपने आप को मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि सुनीता तुम जो सोच रही हो या तुम जो करने जा रही हो, हम नहीं चाहते हैं वो तुम करो। तो उस तरह से उन्होंने दे बिकेम माय स्पाइनल कॉर्ड। मैं ये भी कहना चाहूंगी सर कि ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आया था। नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देयर सपोर्ट बेटर। वेरी ट्रू। उस जमाने में होता था कि भाई क्यों नहीं दिखाते हैं भाई सपोर्ट, वो एक वर्ड बोल देते तो अच्छा रहता था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है उनके साइलेंस में भी बहुत सपोर्ट था। संस्कार जो होते हैं वो यही तो होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म यू, चेंज यू, एंड यू नो लीड बिकम अ लाइट इन योर लाइफ। हिमांगी। सुनीता मैम, रियली आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब बहुत छोटी सी बात है, मैं इम्प्रेस्ड क्या होंगी, पूरी दुनिया आपसे इम्प्रेस्ड है। बट जो आपके विचार हैं और ये सब सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप जैसे सर ने कहा कि आप बहुत ट्रैवल आपने किया है, आपके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर स्टेट, मतलब लाइक स्टेट वाइज या हर रीजन वाइज आपको बिहेवियरल चेंज नजर आता है लोगों में? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ मैम, बिकॉज जब भी कोई क्राइम होता है टुवर्ड्स, आई मीन विद विमेन, है ना, तो कुछ खास रीजन के जो लोग होते हैं वो ज्यादा, मतलब उनका वो पता चलता है कि उनके द्वारा किया गया। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि रीजन भी कुछ रीजंस होते हैं कि उस रीजन के लोग इस तरह के मेंटालिटी ज्यादा रखते हैं? मैं हिमांगी उस मिथ्स को ब्रेक करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो माइंडसेट, जो क्रिमिनल एक्यूमेन है या जो वायलेंस स्ट्रीक है या ये जो चीजें हैं, ये हर इंसान में व्याप्त है, दिस एंड टू दैट एंड, ठीक है। एंड लिटरेसी से वो चेंज नहीं होता है। उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि आप शायद पीएचडी में लिटरेसी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन शायद आप एजुकेटेड नहीं होंगे। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य से हूँ, केरल, जो जिसे मोस्ट लिटरेट स्टेट कहा जाता है। अगर आप वहाँ के क्राइम सिचुएशन को समझेंगे, आप बिल्कुल बौखला जाएंगे। 60% ऑफ सेक्स क्राइम इज विद इन द फैमिलीज। बच्चे अपने फादर से, अपने भाई से, अपने कजिन से, मतलब जितने रेप केसेस वहाँ पे जो रजिस्टर होते हैं, इट इज इंसेक्सुअल रेप केस। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये एक लिटरेट स्टेट है। तो लिटरेसी और एजुकेशन में हमें फर्क करना होगा। और जहाँ पे जो सर ने का बात कहा, संस्कार, education is about sanskar, education is about critical thinking, education is about conscience building, और मौलिक वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, उसका जब नहीं होता है तो वहां पे आपको क्राइम ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। जहाँ एंड वो भारत के हद तक मैं कहूंगी कि इस छोर से लेकर उस छोर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, यू नो। पर ऐसे प्रांतों में जहाँ पर भाईचारा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन इक्वालिटी ज्यादा है और एक एजुकेशन है, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग जैसा मानना और उन्हें समझना, उन्हें अपनाना, वहां पे आपको क्राइम कम दिखेगा। तो मैं रीजन नहीं बोलूंगी, मैं इंसानों को डिफरेंशिएट करूंगी। जी जी जी। क्यों एक इंसान और एक और इंसान में क्या फर्क आता है? और जब हम क्या क्राइम कहते हैं, आपको हर क्राइम को देखना पड़ेगा, यू नो। रेप और वायलेंस एक तरह का क्राइम है, ब्राइब, करप्शन एक और तरह का क्राइम है, बिल्कुल। तो उसके जो अंश हैं, जो लैक ऑफ कॉन्शियस जिसे कहते हैं ना, वो हर क्रिमिनल के अंदर रहता है। सही है। कोई इस तरह से दिखाता है, प्लीज मैम, आप कुछ कह रही थी। तो कोई एक इस तरह से दिखाता है, कोई उस तरह से दिखाता है, इतना ही फर्क। जी। क्या मैम इसमें रोल ऑफ लॉ, आई मीन लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ रोल है उसमें, कि यदि वो थोड़ा टाइट हो जाए तो शायद ये सब चीजें ना हो, मतलब लोगों को एक फियर भी रहे?
हिमांगी डेफिनेटली आप एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो कानून है या लॉ है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन और सही टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज नॉट ओनली जस्टिस डिनाइड बट इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इम्प्यूनिटी। क्योंकि जितना दिन आप डिले करते हो उस क्रिमिनल के अंदर एक अलग तरह का उत्साह बढ़ता जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई मुझे छू नहीं सकता है। तो डेफिनेटली स्पीडी जस्टिस सिस्टम और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, और इसमें मैं मानती हूँ कि जो सिस्टम्स हैं इनको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। कि या सरकार है, जुडिशियल सिस्टम है, एक्सिक्यूटिव सिस्टम है, हर सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये हम लोग अलग अलग कामोफ्लाज में बहुत सारे हम छुपने की कोशिश करते हैं कि वह बहुत सारा पेंडेंसी ऑफ केसेस है इसीलिए हम पेंडेंसी कर देंगे भाई, ठीक है। इट्स योर ब्लडी जॉब टू गेट दैट डैम थिंग क्लियर्ड। आप अपना क्रिएटिव माइंड अप्लाई करो, कुछ ये करो, सरकार के साथ ये करो। तो there is a continuity of chain that all of us are linked in, and that is why it's very important to understand हर प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे अगर हम सेक्सुअल वायलेंस और सेक्स क्राइम्स के बारे में बात करते हैं तो हमें एक तरफ लॉ के बारे में हम बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें एक दूसरे से भी क्वेश्चन करना जरूरी है। कौन है ये आदमी जो रेप करने वाले? ये क्या कोई दूसरे ग्रह से आने वाले लोग हैं? नहीं ना, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही पिता हैं, हमारे ही अंदर के, हमारे समूह में रहने वाले इंसान हैं। तो इनकी जब तक सोच नहीं बढ़ेगी, आप लॉ को टाइटन करो, कुछ को भी टाइटन करो, रेप तो कैसे भी चलता रहेगा। तो क्यों हम एज यू एंड मी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज एज मदर्स फादर्स कि हम अपने बेटों को सेटराइट नहीं करेंगे? क्यों हम लड़कियों को सेटराइट करने में पीछे पड़े हुए हैं कि भैया तू ऐसे बैठना है, ऐसे करना, तू ताइक्वांडो सीखना, तू पेपर स्प्रे चलाना। कभी हम ये बोलते हैं बेटा तू से 6 बजे के अंदर आ जा घर को, ठीक है, तू कहाँ गया था, किसके साथ बात कर रहा था? अभी कभी हमने ये पूछा है तुम क्या कपड़े पहन के घूम रहे हो, ये आईफोन पे क्यों बैठ के ये कर रहे हो, किससे तुम्हारा बातचीत, तुम देख क्या रहे हो इस चीज में? हमने कभी अपने लड़कों से पूछा है? क्यों ना हम वो सब शुरू करें। तो समस्या को हम लोग किसी एक स्टेक होल्डर के ऊपर डाल देने से हम अपने आप को, हमारे हाथ वॉश कर लेते हैं, इससे हमें दूर रहना है। हर समस्या में हम सबका साथ है। वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी हैव द कैपेसिटी टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। Excellent. मैम मेरे को आपसे एक और बात पूछना था कि क्या हमने जो जुवेनाइल की जो एक डेफिनेशन रखी है, जो एक हमने एक एज डिफाइन की हुई है, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए? बिकॉज नाउअडेज देयर इज, आई मीन, जिस तरह से जो न्यूज में सुनने को मिलता है, तो जुवेनाइल जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आती उन बच्चों में। जिस तरह के एक्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं इस एज का जो हमारा उसका जो एक डिफाइन किया हुआ है उसको हमें चेंज करना चाहिए? हम चेंज नहीं कर पाएंगे अभी हिमांगी, फॉर द सिंपल रीजन कि हम लोगों ने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के हम रैटिफाइड मेंबर एज अ नेशन है, जो बच्चे की उम्र 18 बताता है। तो हमने जब उसको रैटिफाई किया है, सोच समझ के रैटिफाई किया है। पर ये बात सही है कि एज ऑफ क्राइम नीचे नीचे जा रहा है। Exactly. 8 साल के लड़के 4 साल के बच्चों को रेप कर रहे हैं। तो एज चेंज करने का नहीं है। हम लोगों को अपने आप से पूछने का वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे क्यों इतनी जल्दी सेक्सुअलाइज हो रहे हैं। इनको इस तरह के विचारधारा लाने का कौन भागीदार है? क्या हम जो आज आप 10 टीवी पे ये चला रहे हो, स्टूडियो पे चला रहे हो, क्या हमें अपने पूरे मीडिया के चैनल्स या हमारे जो भी विजुअल कंटेंट हैं जिसका हम साथ देते हैं, इन द नेम ऑफ मूवीज, इन द नेम ऑफ टेलीविजन, इन द नेम ऑफ व्हाटएवर सोशल मीडिया, क्या हमें पूछने का वक्त आ गया है कि हम क्या कंटेंट जनरेट कर रहे हैं? कहाँ से हमारे बच्चों को ये सब बातचीत समझ में? 30 साल पहले हमने तो 10 साल के बच्चे को रेप करते हुए सुना नहीं,
आज क्यों सुन रहे हैं हम? एग्जैक्टली जी, आज हम लोगों ने वो माहौल क्रिएट किया है, ठीक है। और वो माहौल के लिए हम जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, एज कलेक्टिवली वी डोंट टेक दैट जिम्मेदारी। मैं इसीलिए ये बार बार अलग अलग तरह से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हमको कोई समस्या सामने खड़ी होती है ना, तो किसी और के ऊपर धकेल देने के लिए बड़ा मन करता है कि भैया सब उन्हीं का प्रॉब्लम है, उन्हीं ने सब कुछ किया होगा, हम तो बस मर्यादा महान कैंडिडेट हैं, हाँ पुरुषोत्तम है, हमारी तरफ से कुछ होता नहीं है, हम बड़े महान लोग हैं, हमारे महान विचारधाराएं हैं। मैं कह रही हूँ कि हमें वो खोखलेपन से बाहर आना है और सबसे पहले हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि हमारे बच्चे आज सेक्सुअलाइज हो रहे हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हमारे घरों के अंदर तक चला गया है और हमारे पेरेंट्स का एजुकेशन या लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी उतनी तक हुई नहीं। आज 6 साल का मेरा नेव्यू मुझे बताता है कि कैसे व्हाट्सएप चलाना है, वो मुझे बताता है कि क्या करना है मेरे मोबाइल फोन का, क्योंकि मुझे पता नहीं है। दैट इज समबडी हु इज 42 इयर्स यंगर टू मी, ठीक है। तो वो बच्चा मुझे सिखा रहा है, ठीक है, और मैं अपने आप को चैलेंज समझ रही हूँ। और जब तक हमारा जनरेशन वो चैलेंजेस से थोड़ा जल्दी जल्दी बाहर नहीं आ जाता है, उन्हें बार फुटिंग अभी हमारे में और बच्चों में पहले 20 गज का फासला रहता था, अब 1000 गज का फासला बन गया है। वो फासला हमें जल्दी जल्दी तोड़ना पड़ेगा और जल्द से उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड द टाइम इज नाउ। जी, मुहूर्त के लिए भी वेट मत करो, आज से अभी से जो ये लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज शुरू करो अपना अपना मतलब start re-looking and reviewing the way you're exposing your children to contents both on social media, on the films, on the television, और अपने घर में क्या माहौल क्रिएट करना है। सुनीता मैम, हमारा फाउंडेशन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में काउंसलिंग का प्रोग्राम करता है इन विद बॉयज एंड गर्ल्स। मैम मेरे को आपको एक तो मेरे को ये पूछना है कि सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हमारे मतलब उसका सोसाइटी में हमारा क्या रोल हो सकता है, और व्हाट इज द इफेक्टिव वे, यू नो, लाइक बच्चे 6 साल के बच्चे को भी समझाना पड़ता है और वो 12th के बच्चे को भी समझाना पड़ता है। तो मुझे कुछ एक तो नहीं हो सकता, बट कुछ आप, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और आप इन सब चीजों से रोज आप देखती हैं अपने सामने, तो आपको क्या लगता है कि क्या इफेक्टिव तरीका होना चाहिए या होगा जिससे हम उनको सेंसिटाइज कर सके? वो अपनी मदर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहन के लिए होते हैं, पर जहां दूसरी लड़की की बात आती है सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन क्लासरूम में मैम दे बिहेव बैडली, यू नो, ऑलवेज। सो मुझे कुछ इफेक्टिव वे बताइए ताकि हमारा फाउंडेशन वैसा कुछ कर सके। जी हिमांगी, 2 चीजें हैं। एक तो जो भी आप मटेरियल तैयार करती हैं, कम्युनिकेशन मटेरियल तैयार करती हैं, उसे एज अप्रोप्रिएट बनाना है। हर चीज के लिए एक रास्ता नहीं है। 6 साल के बच्चे से बात करने का तरीका और 10 साल के बच्चे से बात करने का तरीका अलग होगा, कंटेंट अलग होगा, तरीका अलग होगा। तो एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मटेरियल बनाना है और एज अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज क्रिएट करने हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप कहते हैं कि किसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, कि आपका टारगेट ग्रुप कौन होना चाहिए, तो मैं मानती हूँ आपका टारगेट ग्रुप प्रायोरिटी में लड़के होने चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये 2 सेगमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स और लड़के साइमल्टेनियसली। क्योंकि आप कोई चीज करते हो स्कूल में, वो पूरा अंडू हो सकता है घर में, ठीक है। तो अगर इसको साइमल्टेनियसली चलना है तो पेरेंट्स का भी सेंसिटाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। तभी आप जो मैसेज कहते हैं वो मैसेज पानी में नहीं चला जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप जो बात करते हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए एक पेरेंट घर पे रहता है। तो इस तरह का एक स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है जहां पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो शायद टीचर्स के साथ भी करना पड़ेगा। तो ये 3 लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं माइंड को, पेरेंट्स, बच्चे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी ना हम लोग, मैंने सुना है आजकल मोबाइल फोन से जब पूजाएं होती हैं या घर के मतलब ये होते हैं तो मोबाइल फोन में ऑन करके लगा दिया जाता है। मतलब एक जमाना था मेरे घर में, मैं अभी भी याद करती हूँ कि मुड़े सर ने पूछा मेरे से
कि मेरे छुटपन के जो लाइफ था मेरे डैडी के साथ, 2-2 साल में हम कई जगहों पे घूमे, लेकिन 2 चीजें नहीं भूले हम लोग। डैडी और मम्मी हर दिन हम लोगों को 6 बजे घर पहुंचना है सबको, और पैर हाथ धोकर दिया जलाना है घर में बैठ के। और डैडी ने हम लोगों को और मम्मी ने हमको 3-4 मंत्रोच्चारण, जो मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे 4-5 आइटम सिखाए थे, तो वो तो एकदम बट्टा बट्टा याद हो गया। ठीक है, मतलब अभी भी वही चलाते रहते हैं। मतलब मेरा पति मेरे से पूछता है, बस तेरे को यही प्रेयर आता है और कुछ नहीं आता है ना? यही सिखा है भाई, छोटे से हम लोग बस यही बोलते आए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत सारे चीजें हुई। एक तो साथ बैठने का एक स्पेस क्रिएट हुआ, और जो मैसेजेस स्कूल से आते थे वो बात करने का एक स्पेस क्रिएट हुआ, क्योंकि माता पिता सब बैठ रहे हैं भाई, तो खाना साथ खाते हैं, कुछ काम साथ साथ करते हैं, और ये टाइम होते हैं मैसेजेस को रीएनफोर्स करने का तरीका। तो आप जब बोलते हैं स्कूल में कोई बात, ठीक है, तो घर में मम्मी भी बोलती है कि बेटा तू जाके प्लेट धो दे। ठीक है, तो एक जेंडर इक्वालिटी का जो पॉइंट आपने स्कूल में कहा, वो ऑटोमेटिकली मम्मी ने यहाँ पे दोहरा दिया। अगेन ये हो जाता था। मतलब ये सब चीजें हम कई लोगों को विरासत में मिली, लेकिन आज के बच्चों को हमें बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। मेरे घर में मुझे याद है कि मेरे डैडी ने साफ साफ रूल बनाया था कि हम लोग संडे को मम्मी को रेस्ट देंगे, और हम सबको 3 बहनें 1 भाई, सबको सब काम करना पड़ता था। और मेरे भाई को सबसे ज्यादा किचन में काम करना पड़ता था, और हमको सबसे ज्यादा बाथरूम में काम करना पड़ता था। तो हर इंसान ने हर चीज सीख लिया, और वहां से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू होता है, जो घर से अंदर जो शुरू होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट सीख रहे हैं करके। तो कोई भी आप जो कम्युनिकेशन मटेरियल क्रिएट करते हैं, आप याद रखिए कि एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन को कोई और अपने इंफॉर्मेशन और अपने मैसेजिंग से पूरा पानी फेर सकता है। तो जब तक आप उन सबको टैकल नहीं करेंगे, तब तक आप एक छोटी बात भी बोलना चाहेंगे तो वो पूरा नहीं होता है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। या सुनीता मैम, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। मैम, आपकी स्टोरी सुन के और पढ़ा है मैंने जितना, मुझे एक चीज समझी कि आप बहुत ही यंग एज से यू हैव बीन इन टच विद रियलिटी। आप देश भर में घूमी हैं, आपने आगे जाके MSW किया है, आपने लोगों के साथ डायरेक्टली काम किया है, गवर्नमेंट के साथ। तो मैम, एक दुनिया है स्टेटिस्टिक्स की दुनिया और न्यूज और मीडिया, और एक दुनिया जो हम एक्चुअली, जैसे इवन मुरे सर ने कहा कि हम एक्चुअली व्हेन वी टच द ग्राउंड, वो एक दुनिया होती है। मैंने खुद कुछ सोलो ट्रिप्स की थी, और मुझे जो देश का इंप्रेशन है कि इट इज डेंजरस फॉर विमेन, मुझे ऐसा लगा नहीं एक बार भी। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो है कि इज इट सेफ, इज इट नॉट सेफ। तो आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है एंड यू हैव ओवरऑल सो मच एक्सपीरियंस, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी हमारे करंट सिचुएशन को देश के विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स? मैं मानती हूँ हमारा देश वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश का हर कोई आदमी रेपिस्ट नहीं है, अब्यूजर नहीं है। पर मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे अपने आप को सेव करने के लिए मुझे भी बहुत सारी चीजें अपने साथ सक्षम होके करना पड़ता है। ठीक है, देयर इज नो लॉजिक फॉर फूलिशनेस। तो हर प्रांत में, हर जगह पे, हर ट्रेन में, हर बस में, हर फ्लाइट में एक प्रेडेटर भी होगा, एक अच्छा इंसान भी होगा। ठीक है, आपको अपना एक इंट्यूटिव नॉलेज क्रिएट करना है। जो आज जो है टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का डैमेज मैं मानती हूँ इंसान के इंट्यूटिवनेस को खत्म करता है। सब कुछ एक पैकेज में लाने के बाद हमारा अपना क्रिएटिविटी, अपना इंट्यूटिविटी कंप्लीटली एक तरह से बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, और ये इंट्यूटिवनेस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंट्यूटिवनेस जब आप डेवलप करते हो,
आप नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अंदर से शार्प हो रहे हो। एंड दैट इज व्हाई यू नो काफी सारे बड़े बड़े साधु सन्यासी कुछ कुछ बातें कहते हैं इनर इंजीनियरिंग के बारे में। इसीलिए मैं आई एम नॉट ओनली अ ट्रू इंडियन, आई एम लाइक अ यू नो आई लव माय व्हाट माय कंट्री हैज, यू नो, इन टर्म्स ऑफ हमारे देश में योगा है, मेडिटेशन है, इस तरह के जो चीजें हैं वो क्या हैं, दैट इज एसेंशियली अ टूल फॉर इनर इंजीनियरिंग। अब जब हम कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, उसका मतलब क्या है, हम अंदर अपनी शक्ति को, अपने वीकनेसेस को, अपने अंदर की जो हमारे जो कैपेसिटीज और एनर्जीज को हम भाप रहे हैं, समझ रहे हैं। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। जितना आप अपने आप से पहुंच सकते हो, अपने पास पहुंच सकते हो, उतने सेफ आप बन जाते हो धीरे 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 धीरे, यू नो। एंड दैट इज वेयर it is important to recognize that a big part of safety is building your inner self and not your external self, you know। आपके हाथ में एक पेपर स्प्रे होने से आप सेफ नहीं हो पाओगे, जितना आपके अंदर का अपना जो मॉरल स्ट्रेंथ है उससे आप सेफ हो सकते हो। उसके बावजूद भी क्राइम हो सकते हैं, नहीं है करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्राइम कहीं पे भी हो सकता है भाई। अमेरिका में क्या कम क्राइम नहीं हो रहे हैं? 1 out of every 3rd person is is raped in United States, you know। और इनफैक्ट मैं एक बार जब यूनाइटेड स्टेट्स गई थी, तो मेरे को सबसे पहले मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को कुछ विजल्स हाथ में दिए। मैंने कहा क्यों दे रहे हो भाई विजल्स मेरे को, मतलब क्या है ये? क्या बोले कि मैडम ये मतलब रेप क्राइसिस विजल है, अगर आपके साथ कोई कुछ करेगा तो आप विजल मार देना, हम लोग पूरे पहुंच जाएंगे। मतलब बिकॉज यू नो, तो उनका सेफ्टी तो उस लाइन तक पहुंच गया भाई। हमारे यहाँ तो हम किसी को विजल्स नहीं बांट रहे हैं ना अभी तक, यू नो। तो it is about what we want to see in this country and the narrative that we are building. It's very why मुझे कई बार जब रेप के इंसिडेंट्स होते हैं या गैंग रेप के इंसिडेंट्स होते हैं, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, पर कैसे रिपोर्ट करना चाहिए और क्या नैरेटिव आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हो जहाँ पे एक दहशत का माहौल क्रिएट करते हो, जहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने माओं को, अपनी बहनों को ये सिखा रहे हैं कि भैया डर डर के जियो, पीछे मुड़ मुड़ के देखना भैया, यू नो, पेपर स्प्रे लेके चलना कि कोई आएगा धाड़ करके पेपर स्प्रे मार देना, नहीं तो कराटे करना भाई, कब मारने की जरूरत पड़ेगी। What are you actually teaching your daughters? To live in fear, you know। You're not teaching your daughter that you can walk safely, मतलब you know। तो उसका नैरेटिव अगेन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि काफी सारे ये जो इंडिया इज अ वेरी अनसेफ कंट्री इज अ नैरेटिव। That does not mean that the problem is not there, huh? Correct. That's what I'm going to ask you, that we have law, we have administration, we have police, and we have education. Despite all this, why do we need Sunita Krishnan? We don't have education. We have literacy. The day we are educated, you will not require Sunita Krishnan. What is the need of the hour is to educate every Indian. Literacy is not translating into education. That is one thing that we need to understand. And the day we are able to educate every Indian, no Indian will be inhuman to any other human. Because the foundation of education is human dignity and human respect, you know. And I think it's not just an Indian gap, but it's a global gap, that we are more and more becoming literate, but less and less becoming educated. Educated, yes. Very true. So tell me, you did speak of body of women, you know, the kind of objectification goes on. We see it on TV, we see it on movies, we see it in everyday news. So the challenge before us is a huge one, and to bring some kind of a drastic change, मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा। तो कैसे हम एक्सपीडाइट इसको करें, इसके बारे में। और दूसरा जो ट्रैफिकिंग में
जो लोग फंस जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस और रीइंटीग्रेशन के प्रोसेस में मुझे लगता है कि समय की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा आप बात करें सुनीता जी। सिर्फ एक ये है कि यस, चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। शायद एक सुनीता कृष्णन ने किया है और आप सब जुड़ जाए, 3 और जुड़ गए, और इस तरह से हमने अपना कारवां बनाना है, क्योंकि इफ वी डोंट स्टार्ट, 100 साल के बाद भी शायद एक टीवी चैनल में एक एक इंटरव्यू में ऐसे ही कोई और सुनीता कृष्णन यही कहानी बता रही होगी। तो शुरुआत करने की जरूरत है, और एक हमें जरूरत है सर कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिस्टम्स को, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, एक बहुत पॉलिटिकल विल क्रिएट करना कि कुछ एक चीजों पर जीरो टॉलरेंस लाएं। आज की तारीख में हमारा प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि हम समाज में 1 सेंटीमीटर जमीन के लिए बड़े जीरो टॉलरेंट है। किसी ने हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे भाई। झंडा यहाँ से यहाँ लगा दिया, हम मारने पीटने के लिए तैयार, सब कुछ करने के लिए तैयार। एक 6 महीने की बच्ची का बलात्कार होता है, हम चुपचाप, हम लोग अरे यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, कितने गंदे गंदे न्यूज आते हैं आजकल, तो बस यही दिख रहा है, बस इतना ही है रिएक्शन। इट डजंट, खून नहीं खोलता है हमारा। और जब तक हम लोग एक पॉलिटिकल विल और एक सामाजिक विल अपने अपने इन्फ्लुएंस से नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि एक जीरो टॉलरेंट कम्युनिटी की जरूरत है, जो कहता है कि एनी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इज एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंट। और वो जीरो टॉलरेंट में मैं कहूंगी कि ट्रैफिकिंग का जो क्वेश्चन जो आपने पूछा सर, दैट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो एक इंसान एक और इंसान के साथ कर सकता है। जहाँ पे एक बच्ची, जो मैं सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करती हूँ, सेक्स ट्रैफिकिंग कई और चीजों के लिए भी होते हैं, लेकिन मैं सेक्स ट्रैफिकिंग पे काम करती हूँ, जहाँ पे एक इंसान की बिक्री होती है, उसको उसके जिस्म को यूज करने के लिए, उसके साथ लैंगिक शोषण करके कमाने के लिए, और जो उसके ऊपर जो डैमेज होता है वो मानसिक होता है, शारीरिक होता है, आत्मिक होता है, उससे बाहर निकालना बहुत बहुत एक बड़ा चैलेंज है। मतलब सालों गुजर जाते हैं हमें एक लड़की को अपने आप पर विश्वास करना, अपने चारों तरफ के लोगों के ऊपर विश्वास जगाना, एक आशा कि मैं भी एक इंसान के जैसे जी सकती हूँ, वो लाने में काउंसलिंग, ट्रॉमा केयर, लाइफ स्किल्स, लाइवलीहुड ट्रेनिंग, ऐसे हजारों चीजें करने के बावजूद भी कई बार एक आत्मिक रूप से वो एक घाव इतना डीप रहता है, उसे चेंज करने के लिए सदियों लग जाते हैं। हम, मेरे काम में और मेरी संस्था का काम केवल उस तरह का एक वातावरण क्रिएट करना है जहां लड़कियां अपनी जिंदगी को वापस बटोर सकें। और 23,000 से ज्यादा लड़कियों को आज हम लोग एक नया रास्ता दिखाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है कि करीबन 3 मिलियन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे ग्रस्त हैं। तो मेरा 23,000 तो एक डॉट भी नहीं हुआ इस कहानी पर, लेकिन एक शुरुआत है। सुनीता मैम, मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आपका एक कैंपेन है, ये इनफैक्ट एक NLU की स्टूडेंट है, मासूमा रिजवी, उसने पूछा था मुझसे कि आप मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा कि आपका जो कैंपेन है रियल मेन डोंट बाय सेक्स कैंपेन, वो क्या चीज है? हमारा एक बहुत ही, हमारे बहुत सारे कैंपेन्स हैं हिमांगी, दैट्स वन ऑफ द वेरियस। हमने स्वरक्षा किया, मूवमेंट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग किया, तो 2 कैंपेन्स हमारे लिए बहुत बड़े कैंपेन्स रहे, वो हैं जो अभी भी ऑनगोइंग है, मेन अगेंस्ट डिमांड। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरे जिंदगी में 8 रेपिस्ट आए जी, पर मेरे जिंदगी में मेरे फादर भी आए, मेरे भाई भी आए, मेरे हस्बैंड भी आए जो रेपिस्ट नहीं थे, अब्यूजर्स नहीं थे। वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड है, आज जो भी हूँ मैं, जैसी भी हूँ। इनफैक्ट मेरे जो पति महाराज हैं श्री राजेश टचरेवर जी, जो मेरे लिए मेरे 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 सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ, ही इज माय स्ट्रेंथ, ही इज माय एंकर, एंड ही इज द
wings beneath whom I fly, you know. तो मेरे को लगा कि बहुत जरूरी है कि जो रियल मैन है, जो अच्छे मौलिक रूप से जो सुदृढ़ मर्द हैं हमारे देश के, उनको साथ लाना बहुत जरूरी है। यू नो, मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बहुत सही कहा था कि यू नो इट इज नॉट द criminals who do the real damage. It is the good people who choose to be silent who do the real challenge. So एक हमको लगा था एक मूवमेंट चलाना चाहिए कि अच्छे आदमियों को जो अभी साइलेंटली बैठे हैं कहाँ जैसे मुले सर हैं और इतने सारे मैंने सुनीता जी, हमारी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली what you are trying to say. That is the movement of positivity we are trying to create. So Men Against Demand is a movement to bring all the good men of the world together and say कि भाई violence is not acceptable for me. I will not allow my daughter, my sister, or anybody's daughter or sister to be raped and violated in a brothel. And I am a real man because I don't violate a woman. I don't think so. और मैं मानती हूँ करोड़ों की तादाद में, करोड़ों नहीं, I don't know, अरबों की तादाद में ऐसे आदमी हैं। जरूरत है ये है कि उन आदमियों को जगाने की और उनकी आवाज को बाहर करने, जिससे कि ये जो माइनॉरिटी है ना, जो रेपिस्ट अब्यूजर्स हैं, वो अपने आप फ्रिंज एलिमेंट बन जाए। आज उनके कारनामे मेजॉरिटी एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, पर वो मेजॉरिटी नहीं है। दैट इज ओनली वन स्मॉल माइनॉरिटी, और उनको अलग करना बहुत जरूरी है। जैसे हम मक्खी को पानी से निकाल के, दूध से निकाल के बाजू करते हैं, इन मक्खियों को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर उससे पहले ये दूध कौन है समझना बहुत जरूरी है ना। ये पूरे दूध को साथ लाओ। और मूवमेंट टू एंड डिमांड, मेन अगेंस्ट डिमांड, और इस मूवमेंट का सुनीता मैम, मुझे एक क्वेश्चन था आपसे। आपने अभी जितने भी आंसर्स दिए, बहुत ही एक होपफुल स्ट्रीक रहा है सब में, डिस्पाइट द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, इट हैज बीन अ वेरी होपफुल पिक्चर दैट वी आर गेटिंग। बट मैम, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग, आपको खुद ऐसे दिन होते होंगे जब आपको बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता होगा, मे बी आपका मोरल लो हो जाता है, या यू फील टू नेगेटिव, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करती हैं? ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि मैं बिस्तर से नहीं उठी हूँ। देखिए, क्योंकि आई एम अनफॉर्चुनेटली गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। सो मैंने ऐसे बच्चों का चेहरा देखा है, लड़कियों का चेहरा देखा है, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। एक 5 साल की बच्ची जिसको 100 आदमियों ने रेप किया है, उसको स्माइल करते हुए देखती हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ कि अगर वो सब कुछ झेल के भी स्माइल कर सकती है और ह्यूमैनिटी पे विश्वास कर सकती है, मेरे ऊपर विश्वास कर सकती है, तो मैं तो कुछ भी मुझे करना चाहिए यार। मैंने तो उतना तो नहीं देखा है। तो आई एम ब्लेस्ड विथ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी होप इन ह्यूमैनिटी अराउंड मी। मैंने इतने सारे इंस्पायरिंग लोगों को देखा है, पर ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे हताश होने के मोमेंट्स नहीं होते हैं। कभी कभी दिल बहुत टूटता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से को जाहिर भी करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि नेगेटिविटी हमें खत्म करती है, हमें खींचती है नीचे, और जरूरत यह है कि ये नेगेटिविटी को हम किस तरह से चैनलाइज करते हैं। तो जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, और जब बहुत ज्यादा मैं हताश होती हूँ, या जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होती हूँ। Yes, very nice. जितने मेरे कैंपेन्स आज आप देख रहे हो, और जितना मैंने फीचर फिल्म बनाया है, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। इसके बारे में तो किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, लेकिन मैं खुद बता देती हूँ कि मैं अच्छी खासी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मेरे रोजी रोटी का जरिया वो है मेरे अच्छे स्क्रिप्ट, मेरे अच्छे काम। मैं लिखती हूँ, मैं गाना लिखती हूँ, और मेरे बहुत सारे मेरे जो बहुत ही अच्छे काम इन मोमेंट्स से निकले हैं। एंड आज तक मैंने कोई हताश मोमेंट माना नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी भी वो ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट हुआ है। किसी ने मेरी बहुत पिटाई की तो मुझे सोचने का मौका मिला कि मैं कहाँ फेल हुई, और अगली बार इसको कैसे सेट राइट किया जाए। तो एक जब जिंदगी के सामने कुछ हादसे होते हैं ना,
या हताश होने के मौके होते हैं, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक है कि आप उससे टूट के बिखर के अपनी जिंदगी बोलो कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना कुछ करना चाह रही हूँ, लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों मेरे पास 17 बार मेरी जिंदगी पर अटैक हो चुका है, मेरे पर वार हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भैया क्यों कर रहे हैं ये, जब पब्लिक मान रही नहीं है, समाज मान रहा नहीं है, तो क्यों मार रहे? क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी पिटाई ट्रैफिकर से नहीं होती है, समाज से होती है। ठीक है, आप जैसे इंसानों से मेरी पिटाई होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपकी सोच मुझे मारती है, जो सोच है वो मुझे मारती है। तो हताश हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो चॉइस है कि क्या हम हताश होकर गिर जाएं या हम इस हताशी के एक मौके को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं कुछ सही देखने का, एंड उसके लिए दो चीजें मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे जिंदगी में काम आया है। आई होप इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। एक है count every blessings that you have in your life. जब भी आप नीचे गिरते हो तो देखो कि आपके पास क्या है। और दूसरा gratitude. Gratitude is not a emotion, it's an action. Wow. Gratitude is, अगर आप भाई थैंक यू सो मच कहते हो, that has no meaning. आप वो थैंक यू को कन्वर्ट करो ना एक एक्शन में। Exactly. So gratitude in action is what can give you guidance. That is the way that leads you forward. Excellent. That shows you life, that shows you hope, that shows you opportunities, and that shows you that everything is possible, provided you look at it. Wow. If you choose not to look at it, nothing will be seen, right? अंधेरे को ही देखोगे तो चिराग तो दिखेगा ही नहीं, तुम्हारी मर्जी है भाई। You take responsibility for your own self. I think politicians also need to be trained, educated, maybe. Absolutely, sir. Because they are the in democracy they are the leaders. The accountability, as you said, has to be established. And we also have to take responsibility, sir. We have to take also responsibility in electing the right kind of characters. Exactly. हम लोग गलत कैंडिडेट्स को बैठा देते हैं। आज मैं सुन रही थी कि एक जो महिला एक बहुत बड़े कांड में, मुजफ्फरपुर के एक बड़ा शेल्टर होम में बहुत बड़ा कांड हुआ था, जहाँ पे उस महिला शी स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन। यस, अगेन मुझे क्वेश्चन करना है कि वो पार्टी ने कैसे उसको टिकट दिया। बिल्कुल सही। और जो लोग उसको वोट देंगे ना, उन सबको चप्पल मारूंगी मैं, क्योंकि आप मतलब कैसे देते हो उसको। बिल्कुल। We have to also get educated about what we want in our lives. किस तरह के लोगों को हम वहां बैठा रहे हैं। जी जी जी। एंड जब हम जाग जाएंगे ना सर, ब्यूरोक्रेसी अपने आप ही जाग जाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि भाई हम कुछ गलत करेंगे तो पूरी पब्लिक हमारी पिटाई करेगी, गलत करने का मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर कोई ब्राइब मांग रहा है तो 10 लोग मिलके वो जो ब्राइब मांग रहे हैं उसकी पिटाई करेंगे, तो अगले वाले को ब्राइब मांगने की जरूरत भी नहीं आएगी। मतलब he will not even have the confidence to ask it, because लोग इतने educated and जागृत हैं इस चीज। तो I would start every change with my own self. मैं ठीक तो जहां ठीक। बिल्कुल ठीक। आई थिंक दुनिया को बदलने का जो ये है प्रयास है वो खुद से शुरू हो जाता है। जी सर। और हम लोग में भी यही कोशिश करेंगे कि आपके इस वक्तव्य से प्रेरणा लेकर कि हम अपनी जिंदगी में और पॉजिटिविटी लाएं, आसपास के लोगों के साथ संवाद बनाएं और इस परिवर्तन का एक हिस्सा बने, ना कि प्रेक्षक या दर्शक। सुनीता मैम, आप इतना अच्छा बोल रही हैं कि आज मतलब मुझे लग रहा है कि स्टूडियो को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें और स्लॉट दीजिए। सुनीता मैम, मैं आपसे एक चीज और पूछ, मतलब एक मेरी क्यूरियोसिटी है कि लाइक जब आप रेस्क्यू करती हैं गर्ल्स को, तो कभी ऐसा होता होगा कि वो खुद भी विरोध करती होंगी कि नहीं ठीक है मेरे साथ जो हो रहा है? नहीं मांगी, कभी नहीं, हर बार। ये वेश्यावृत्ति जिसे हम कहते हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन, उसका सबसे बड़ा डैमेज है कि एक इंसान को कंप्लीटली खत्म करता है वो। जी जी। और उसे मजबूर करता है उस
ऑप्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए और एक ऐसे मुकाम में पहुंचाता है उस इंसान को कि वो इंसान सोचने लगती है कि ये विकल्प ही सही विकल्प है। और हाँ जी। ऐसा भी बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जहां पर मैं बुधवार पेट में एक सर आपके पूना में मैं एक रेड लाइट एरिया में जब मैं रेस्क्यू के लिए गई 12 साल की बच्ची ने मेरे को बोला कि मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये तो मैं वो नहीं उस बोल रही है, वो नहीं बोल रही है, वो उस क्राइम का माहौल खोल रहा है, वो आपको समझना जरूरी है। इसीलिए पहले उसे उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना है, उस माहौल से बाहर निकालना है, और उसके बाद उसे एक थेरेप्यूटिक, एक हीलिंग एनवायरनमेंट में खड़ा करना है जहां पे ये इन्फ्लुएंसेस ना आए, और उसे ऑप्शंस दिखाने कि भैया देखो ये अलग नए ऑप्शंस भी। उसके लिए वक्त लगता है, एक दिन में नहीं होता है, ठीक जी है? जी तो जी। उससे जब हम निकालते हैं, हमारे यहाँ पे जितनी भी लड़कियों को हम रेस्क्यू करते हैं सब हमारी पिटाई करती है पहले दिन। हाँ। पहले 3 महीने तो हम उनसे गालियां खाते हैं भाई, तो इसलिए हम लोग तो गालियां खाने के आदी हो चुके हैं, और गालियां खा खा के हमारी मुस्कुराहट इतनी अच्छी हो रही है कि वो, क्योंकि सबसे ज्यादा मार तो हम वही खाते हैं ना, कि आप क्यों हमको लाए हो, हमको छोड़ो, वेरी हमको हम ट्रू, लोग मार। वेरी ट्रू, वेरी और ट्रू। जब धीरे धीरे बच्ची को एहसास होता है कि यार मैं एक विक्टिम हूँ, क्योंकि पहले दिन तो मैं विक्टिम भी नहीं हूँ, 3-4 महीने के बाद उसको समझ आता है अरे हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ शोषण हुआ, मेरे साथ इतने सारे लोगों ने मेरा फायदा उठाया, तब उसके अंदर वो एक बदलने की भावना आती है। हमको कम से कम 1 साल लगता है वो सोच लाने में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 1 मिनट में ये अगर वक्तव्य सुन के कोई ब्रॉथल में बैठी हुई लड़के के अंदर एक भावना जाग उठेगी कि हम निकल जाएंगे, नहीं होता है वो सब। नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके वही लिए मुझे हम जो लगा। बाहर वाले हैं, हमें कोशिश करनी है, अंदर जानी है, उसको तोड़ना है, और तोड़ने से ज्यादा एक माहौल क्रिएट करना है ऑफ ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स व्हिच इज रियल। बाहर बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सच में नीचे काम करना है। आज हमारी बच्चियां डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, टीवी कैमरा असिस्टेंट्स हैं, टीवी कैमरा कैमरा विमेन हैं, वेल्डर्स हैं, कारपेंटर्स हैं। तो मतलब हमने वो विकल्प दिखाए हैं ना, तभी तो वो उनको वो आशा की किरण उनमें जागी है। तो वो बनाना पड़ेगा ना, बैठे बैठे भाषण देने से नहीं होगा, ये सब करके दिखाना पड़ेगा। करके तो चुपके जाके 10 लड़कियों को बाहर निकाल के लाने से हम उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे सही में, अगर हम उनको सही तरह के रिहैबिलिटेशन ऑप्शंस नहीं दिखा पाए। नहीं दे। यस यस, परफेक्ट। शुभदा। शुभदा? मैम हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। मैम हमारे यहाँ के जो माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट और अदर कंट्रीज के माइंडसेट्स में क्या फर्क है? और इज इट द सेम, इज द ह्यूमन कंडीशन सेम एवरीवेयर? और ऐसा पर्टिकुलर माइंडसेट आपको कंट्री में मिला जिससे हम सीख सकते हैं, एक्टिवली वी कैन एक्चुअली लर्न दैट? शुभदा, हर कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू सी, ठीक है? और जो हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है, हमारे माहौल से, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बनता है, हमारा माइंडसेट भी। तो कोई चार सारी चीजें जो हमारे अंदर है, हम जिस माहौल में पले हैं, और वो होमोजीनियस नहीं है। एक देश के हद तक एक कुछ कॉमनैलिटीज होते हैं, लेकिन ज्यादातर हर इंसान अपना अपना अलग अलग लेके आता है कुछ एक। और हर कंट्री में अच्छाई है और हर कंट्री में बुराई है। मैं एक बार जब स्विट्जरलैंड गई थी, मुझे बहुत अचंभा हुआ वहां पर, बहुत अचंभा हुआ। एक बहुत बड़ा एक फार्म, फ्रूट का फार्म था, खुला, गेट खुला, सब खुला, फ्रूट्स लगे हुए थे, लोग जा रहे थे, उन्होंने फ्रूट्स निकाला और कुछ डब्बे रखे हुए थे, वहां जाके उन्होंने पैसा डाला और लेके चले, ठीक है? हम लोग उस तरह की चीजें सीख सकते हैं उस कंट्री से। सच्चाई क्या होती है, किसी और की चीजों को छूना नहीं है, और लेंगे तो उसका मोल रख के जाना है, ठीक है? मैं आर्मीनिया गई। आर्मीनिया में मुझे इतना अचंभा हुआ, इतना अचंभा हुआ।
कि वहां का हर गली, हर रोड, हर जगह इतना साफ। वहां का म्युनिसिपैलिटी नहीं काम कर रहा है, वहां का हर इंसान काम कर रहा है, क्योंकि उसको अपने देश से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, मतलब वो बेतहाशा मोहब्बत मुझे दिखाई। क्योंकि एक्चुअली व्हेन यू सी द कंट्री, यू आल्सो सी कि हम लोग कहते हैं ना पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म इज नॉट झंडा गाड़ोज। Patriotism is the love for yourself and the people around you. You know, आप जब कचरा फेंकते हो रोड में, that shows your bloody patriotism. You know, Yes. when you keep your house clean and your street clean and your roads clean and your country clean, then you become a true patriot. ये हम कई सारे कंट्री से सीख सकते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में उनकी अच्छाइयां हैं, उनकी बुराइयां हैं। ऐसा कोई परफेक्ट कंट्री तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ, पर काफी सारे कंट्री। स्वीडन गई थी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर कि वहां पर ओनली आदमियों को पकड़ा जाता है। कोई अगर सेक्स स्कैंडल होता है या कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है तो औरतों को छूते नहीं है वो लोग। दे ओनली अरेस्ट द मेन एंड इट्स कॉल्ड एज अ नॉर्डिक मॉडल। आदमी डरते हैं, नॉर्डिक मॉडल, आदमी डरते हैं वहां पे सेक्स परचेज करने के लिए, क्योंकि पूरा उस कंट्री का फोकस ये है कि भाई अगर एक लड़की अपना जिस्म रोड पे बेचने के लिए आई है, उसकी वजह एक आदमी का डिमांड है, उसके डिजायर है। तो अगर आदमी को पेनलाइज कर दिया जाएगा, डिमांड और सप्लाई अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। वो कंट्री से हम वो सीख सकते हैं। हम लोगों को सीखने के लिए दुनिया भर से बहुत कुछ है, हम लोगों को सीखने के लिए अपने कंट्री से भी बहुत कुछ है। अलग अलग स्टेट में आप अलग अलग चीजें सीखते हैं। मेरे स्टेट में आएंगे तो आप सीखेंगे कि हर चीज के बारे में कैसे जागृत होना है, मतलब हर चीज के बारे में चर्चा होती है। मेरी सास जो है सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ी है, दैट्स ऑल, उनका एजुकेशन सेकंड स्टैंडर्ड है। वो जानती हैं कि आजकल मेरे से, मैंने परसों बात किया था, एंड शी इज 90 years old, और उसको वो मेरे से पूछती है कि डोनाल्ड ट्रम्प का क्या होगा भाई, यू नो, वो मतलब उसका क्या फेट क्या होगा। मतलब इतना वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, लाइन टू लाइन हर चीज जानती है। एंड आई एम हर फेवरेट डॉटर इन लॉ ओनली बिकॉज आई कैन डिस्कस वर्ल्डली इश्यूज विद हर, यू नो। तो वहां से वो सीख सकते हैं, यू नो। एक और जगह से सीखने के लिए, you know, Shabada, every place has got its beauty. You have to open your eyes, not be jaundiced by your prejudices and perceptions. And that is what me being an Indian has taught me. Because जो हमारा Indianness है ना, जो हमारा संस्कार है as an Indian and as an Hindu, I would say. And Hindu is not about religion, by the way. It's the way you live, it's the way you think, you know. Is about opening your mind to anything, you know, and seeing the beauty and the goodness in the world. You need not see the bad things if you want to, no? Yeah. Should be final comment from Sambule sir. Okay, मुरली सर समापन टिप्पणी दीजिए प्लीज। मैं समझता हूँ कि मेरी भी एक तरह से पढ़ाई हुई है आज। बहुत कुछ नया सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई सीखी हो तो ये कि हमें अपने सॉल्यूशंस जो है हम ही ढूंढ सकते हैं। कोई बाहर से आके हमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो हमें अपने आप को समझकर आसपास जो हो रहा है उसका अध्ययन कर उस पर उपाय निकालने हैं। और बहुत दूर जाकर किसी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। हमारे घर में लोग जो है, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत है। और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है परफेक्ट जो है जिसको कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी भी कोई जगह नहीं कि पूरी इम्परफेक्शन से भरी हुई है। जहाँ से हम सीखना चाहें ऐसी जगहें बहुत है, वो तो घर में भी है और दुनिया में भी है। और इस तरह से अगर परिवर्तन लाना है तो अपने अंदर से लाना पड़ेगा, खुद से लाना पड़ेगा।
और एक अच्छे दुनिया की शुरुआत, एक अच्छी दुनिया की शुरुआत मैं समझता हूँ कि अपने आप से हो सकती है, खुद से हो सकती है। तो प्रज्वला का काम मैंने खुद देखा है। उसके बाद हमने पूना में भी सुनीता जी को बुलाया था बात करने के लिए, और वैसे भी हमारी बातचीत बीच बीच में चलती रही है। ये एक मेरा सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक संपदा है, वेल्थ है, क्योंकि सुनीता जी ऊर्जा के साथ साथ काम के साथ साथ उनके विचार भी जो है उतने प्रगल्भ है कि वास्तविक में प्रज्वला जो नाम है वो बहुत शोभा देता है आपको, खुद बिल्कुल। को और आपके काम को। मैं आपका बहुत बिल्कुल। आभारी हूँ कि थैंक आपने यू। हमारे इस कार्यक्रम में आप आए और इसकी गरिमा बढ़ाई, मतलब ऊंचाई तो बढ़ाई ही बढ़ाई, पर गरिमा भी बढ़ाई। बिल्कुल थैंक यू। एक बिल्कुल। सेलिब्रिटी को लाने का हमें कोई इरादा नहीं है, लेकिन अच्छे लोग जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाए, ऐसे लोगों को हम लाएं तो हम समझते हैं कि हमारी गरिमा जो है और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पॉजिटिविटी सब। बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। एंड आप जो कर रहे हैं हम लोग सब उसके एक एक जुड़ रहे हैं आपके साथ, बिकॉज बिल्कुल आई एंड ऑफ बिल्कुल। द डे इट इज ओनली पॉजिटिविटी दैट विल ब्रिंग चेंज Yes. नहीं इन ऑल नहीं, ऑफ that's it. That's the effort. We know our aim. हमें अपनी ध्येय सिद्धि की तरफ एक्चुअली बढ़ना है, और बढ़ने की कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं। us। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सुनीता मैम। थैंक या यू। शुभी। थैंक यू। एक लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हिमांगी मैम, ज्ञानेश्वर मैम, थैंक यू, दानेश्वर सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सुनीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड 10 न्यूज़ का धन्यवाद इस टेलीकास्ट के लिए। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू थैंक हिमांगी। थैंक यू थैंक यू शुभदा। शुभदा। मुरे सर, थैंक थैंक यू, यू सो मच वंडरफुल, सर। वेल डन। यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। बंद कर सकते। How to close this? You can press leave. No, we are live. Still we are live, I suppose. अब अभी खत्म. Still live.